हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थोड़ा सा 2 मिनट का उसके बारे में एक रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं हम। तो पीसीआर, जिसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डिस्कवर्ड बाई केरी मुलिस। केरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने पीसीआर को डिस्कवर्ड किया था। क्या है पीसीआर? पीसीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड का मतलब क्या हो गया? बेटर कैरेक्टर्स वाला, बेटर कैरेक्टर यानी वांछित, अच्छी, अपन जिसको चाह रहे हैं वो जीन। तो डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए जो होता है उसकी इनविट्रो मेथड से मल्टीपल कॉपीज अपन तैयार कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि अपने पास कोई भी बेटर कैरेक्टर्स वाला डिजायर्ड जीन की एक कॉपी है, सिंगल एक जीन है, और अपन ये चाहिए कि अपने पास इसकी हजारों कॉपी मिले, तो अपन क्या करेंगे? उसको पीसीआर में डाल देंगे। पीसीआर में सेम वैसे की वैसे ही जीन जो है उनकी मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाएगी। या जीन की बात करें या कंप्लीट डीएनए, पूरे का पूरा डीएनए जो होता है वो अपना डिजायर्ड बेटर कैरेक्टर्स वाला है, तो उस डीएनए की अपन वैसे की वैसे ही हूबहू बहुत सारी कॉपीज तैयार करना चाहिए तो पीसीआर के अंदर डाल दो, पीसीआर उसकी वैसी की वैसी सेम कॉपीज तैयार कर देगा, जस्ट लाइक फोटोकॉपी मशीन। बात समझ में आ रही है? प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो पहला इसका बेटर अच्छा क्वेश्चन तो पीसीआर का ये हो गया कि पीसीआर के थ्रू अपन क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर का क्या यूज है। तो क्या यूज है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन और डिजायर्ड डीएनए थ्रू इनविट्रो मेथड। इनविट्रो का मतलब आर्टिफिशियली लैब के अंदर अपन ये काम करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इसलिए ये इनविट्रो मेथड हो गया है। बात समझ में आई? अब पीसीआर की मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 स्टेप्स के अंदर मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं अपन डीनेचुरेशन, सेकंड जो है उसको बोलते हैं एनेलिंग, और थर्ड जो है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन या सिंथेसिस। तो फर्स्ट जो है डीनेचुरेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी डीएनए अपन को, जिसका अपन को मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है, डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो पहला काम होगा उस डीएनए को डीनेचर करना। डीनेचर का मतलब दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना, अलग अलग करना, और इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा दोनों के बीच में प्रेजेंट। और हाइड्रोजन बॉन्ड कब टूटेंगे? हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो पहली स्टेप जो डीनेचुरेशन है उसके अंदर क्या होगा? पीसीआर के अंदर टेम्परेचर होगा 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पर डीएनए डीनेचर हो जाएगा। इट मींस दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट हुए दोनों स्ट्रैंड्स के 3 डेज एंड्स के ऊपर, यानी 2 एंड्स बताए थे मैं आपको, 3 डेज वाला 5 डेज वाला, 3 डेज एंड्स के ऊपर प्राइमर आकर के जुड़ जाते हैं, इसीलिए अपन इसको एनेलिंग कहा था। एनेलिंग का मतलब ही ऐड होना। तो 3 डेज वाले साइड पर, दोनों स्ट्रैंड्स के 3 डेज वाले साइड पर 2 अलग अलग प्राइमर आकर के जुड़ गए हैं। प्राइमर क्या होते हैं बताया था मैंने आपको, शॉर्ट डीएनए ऑब्लिक आरएनए के केमिकली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट होते हैं उस डीएनए के जिससे नया बनाना है। तो ये प्राइमर्स जो होते हैं वो प्राइमर आकर के जुड़ गए हैं। इसमें पर पीसीआर का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? थर्ड स्टेप आती है सिंथेसिस या एक्सटेंशन फेज। इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमर जो जुड़े हैं ना वो तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, अब उन प्राइमर का एक्सटेंशन होगा, यानी छोटे प्राइमर थे अब वो पूरे के पूरे जितना डीएनए उतना का उतना उनका एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके लिए 2 चीजें चाहिएगी, एक तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो पीसीआर के अंदर ऑलरेडी है, और दूसरी चीज क्या चाहिएगी? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो पीसीआर के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपन काम में लेते हैं वो है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। टेक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? एक बैक्टीरिया का नेम है थर्मस एक्वेटिकस। उस बैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को निकाल करके पीसीआर में काम में लिया जाता है। तो उस बैक्टीरिया का नेम थर्मस से टी ले लिया और एक्वेटिकस से एक्यू ले लिया, तो बन गया टेक डीएनए पॉलीमरेज। क्यों उस बैक्टीरिया से निकाला गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये अपन पीसीआर में काम में क्यों लेते हैं? नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे निकाले गए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में क्यों नहीं लेते? इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि अपन को पीसीआर के अंदर ऐसा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज में लेना पड़ेगा जो थर्मोस्टेबल हो। थर्मोस्टेबल का मतलब टेम्परेचर की हाई रेंज के ऊपर भी एक्टिव बना रहे, डिजनरेट नहीं हो, डीएक्टिवेट नहीं हो। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो हॉट वाटर सोर्सेज के अंदर सर्वाइव करता है, बहुत ही गर्म पानी के अंदर भी जीवित रहता है, तो ऐसे बैक्टीरिया से निकाला गया पॉलीमरेज एंजाइम भी जाहिर सी बात है कि पीसीआर के 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रेंज को भी साइन कर पाएगा, यानी उस कंडीशन भी एक्टिव बना रहेगा। यही कारण है कि अपन ने थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, उस बैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निकाला जिसका नाम दिया टेक डीएनए पॉलीमरेज, और ये टेक डीएनए पॉलीमरेज भी एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। बात समझ में आ गई? तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स
प्राइमर के आगे जुड़ते जाएंगे और कंप्लीट नए 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। इस टाइप से एक साइकिल पूरा होता है जिसमें एक डीएनए से अपने पास 2 डीएनए बन जाएंगे और यही साइकिल रिपीट होते होते फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कंटिन्यूअस साइक्लिंग मैकेनिज्म के थ्रू किसी भी डीएनए या डिजायर्ड जीन की अपने को मल्टीपल कॉपीज मिल जाती है। ये पीसीआर की मैकेनिज्म अपन ने पढ़ी थी। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का मीन्स प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल भी होते हैं और ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी होते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड है। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? नाम से पता चल रहा है जो ट्रांसजेनिक, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में, जिनके अंदर किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया गया है। अब ये फॉरेन डीएनए कौन सा हो गया है? ऐसा डीएनए जो नेचुरली उनकी बॉडी में नहीं पाया जाता था, पहले किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में था, मगर वो बेटर कैरेक्टर्स वाला डीएनए था। यानी कंप्लीट डीएनए नहीं बोल सकते अपन, एक जीन बोल सकते हैं, छोटा सा जीन। जीन जो होते हैं कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेटर कैरेक्टर्स अपन को किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में लाना है तो उसको, उस बेटर कैरेक्टर्स को लाने के लिए अपन को वो उस बेटर कैरेक्टर्स का जीन जो होता है ना, वो जीन अपन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से निकालना पड़ेगा और वो जीन उसकी बॉडी में डाल दो, नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी फिर वो बेटर कैरेक्टर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर ऐसे प्लांट्स करेंगे जैसे कोई प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर कोई इंसेक्ट जो है, उस इंसेक्ट का इन्फेक्शन होने पर डिजीज हो जाती है और प्लांट जो होता है उसके अंदर क्रॉप जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई डिजीज हो गई है प्लांट में, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट उसमें डिजीज पैदा कर रहा है। ठीक है, अपन ने क्या किया, बाहर से कोई ऐसा जीन उस प्लांट में डाल दिया कि वो जीन जो है, वो जीन उस इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक है। वो जीन बॉडी में जाने के बाद में ऐसे बॉडी के अंदर ऐसी प्रोटीन्स या ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा कि वो प्रोडक्ट या प्रोटीन जो है उस इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक है, यानी उसके लिए जहरीले हैं। तो वो अब इंसेक्ट जो है ना, अब वो इंसेक्ट उस प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी उसको डिजीज नहीं कर पाएगा। तो उस प्लांट में क्या आ गया है, उस प्लांट में क्या आ गई है, उस इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ गई है। ये रेजिस्टेंस कैपेसिटी कैसे आई है? जीन ट्रांसफर करने से। तो ऐसे प्लांट को अपने ट्रांसजेनिक प्लांट कह दिया है। ऐसे बहुत सारे पर्पस के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं। फ्रूट ज्यादा लगे, फ्रूट का मेच्योरेशन टाइम अलग अलग हो, हर एक कोई भी अपन को बेटर कैरेक्टर्स लाना है, उसके लिए बेटर कैरेक्टर्स वाला जीन जो किसी उसमें नहीं था, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकाला, उसमें डाल दिया, बना दिया ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का मीनिंग इतना ही हो गया है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फॉरेन डीएनए, फॉरेन का मतलब ही कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला डीएनए जो उसमें नहीं था, किसी दूसरे में पाया जाता था, उससे निकाला और नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में डाल दिया है। तो अब वो जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो गया है। ऐसे अगर अपन प्लांट्स में करते हैं तो ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया है, और यही काम अगर एनिमल्स में करते हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए। तो ये तो यहाँ पर एक डेफिनेशन अपन को करनी है। अब इसके अंदर मेन टॉपिक अपना ये आएगा जीन ट्रांसफर मेथड। देखो, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ रहा था, जीन का ट्रांसफर कर रहे थे ना। एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला, जिसमें डाला उसका नाम दे दिया ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्यों डाला? क्योंकि वो जीन जो है ना वो बेनिफिशियल है, अच्छा जीन है। अच्छा जीन है तो अपन तो ये चाह रहे हैं कि अच्छा जीन सबके अंदर हो, एक के अंदर नहीं है, एक के अंदर है। ऐसा क्यों भाई? उसके अंदर से निकालो और उसको इसके अंदर भी डाल दो, तो अच्छे कैरेक्टर इसमें भी आ जाएंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जीन ट्रांसफर करना पड़ेगा। जीन को ट्रांसफर करने के कई मेथड हैं। तो मेन टॉपिक अपना ये आएगा मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर अपन कैसे कैसे कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए जीन ट्रांसफर किया जाता है। जीन ट्रांसफर के अपने पास मेनली 2 मेथड है। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट ऑब्लिक वेक्टरलेस मेथड, और सेकंड जो मेथड है उसका नाम है इनडायरेक्ट ऑब्लिक वेक्टर मीडिएटेड मेथड। देखो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया है? एक तो है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को अपन ने वेक्टरलेस भी बोल दिया और इनडायरेक्ट को अपने वेक्टर मीडिएटेड भी बोल दिया। अब देखो, एक तो कोई काम सीधा सीधा किया जाता है कि जैसे ये किसी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसके बॉडी की एक सेल है,
देखो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जैसे अपन ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल बनाए, तो आप कहीं ये सपोज मत कर लेना कि ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसे बनाए जाते हैं कि एक प्लांट उगा हुआ है, पूरा बड़ा ट्री है, अब उसके अंदर कोई बेटर कैरेक्टर्स लाना है, तो अपन ने क्या किया, बेटर कैरेक्टर्स वाला डीएनए या जीन्स अपन ने कोई इंजेक्शन में लिया और उसकी स्टेम के ऊपर लगा दिया, वो बन गया ट्रांसजेनिक। ऐसा नहीं होता है। ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का पूरा काम एक लेबोरेटरीज के अंदर होता है, लैब के अंदर करना पड़ता है, बहुत ही सेंसिटिव काम होता है, बहुत टाइम लग जाता है एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के अंदर। उस प्लांट की सिंगल सेल ली जाती है, एक सिंगल सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करना पड़ता है। जो भी अपन ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल बनाते हैं उसके लिए अपन को सिंगल सेल चाहिए, एक सिंगल सेल के न्यूक्लियस में जीन ट्रांसफर करते हैं और फिर उस सिंगल सेल को अपन लैब के अंदर कल्चर करके उस सिंगल सेल से अपन एक प्लांट तैयार करते हैं। लैब के अंदर छोटी सी प्लांट लेट, जिसको अपन पौध बोलते हैं, प्लांट लेट, वो लैब के अंदर ही ग्लास वेयर्स के अंदर, कांच के पात्र जो होते हैं उनके अंदर तैयार किए जाते हैं और फिर उन प्लांट्स को फिर फील्ड में ले जाकर लगाते हैं, तब उनके अंदर वो कैरेक्टर्स आते हैं। पूरा प्लांट पहले से लगा हुआ है ना, उसके अंदर जीन ट्रांसफर नहीं होता है। जीन ट्रांसफर करने का काम होता है सेल में, एक सेल के अंदर। तो अपन ने क्या किया, किसी प्लांट की एक सिंगल सेल ली, ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका खुद का ये डीएनए है, ये अपने पास वो जीन है, डिजायर्ड जीन है, बेटर कैरेक्टर्स वाला, ये किसी अपने अदर्स ऑर्गेनिज्म से निकाला है, ठीक है। अपन को क्या करना है, ये जीन इसके अंदर डालना है, केंद्रक तक इसके डीएनए के साथ में जोड़ना है, इसके केंद्रक के, इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए के साथ में इसको इंसर्ट करना है। अब इसके दो काम हो गए, एक तो सीधा ही डाल दो, यहां से डायरेक्ट ले जाओ इसको, बीच में अपन को कोई किसी मीडिएटर की जरूरत ही नहीं पड़ी है, सीधे ही जीन को न्यूक्लियस तक ट्रांसफर किया और बन गई ये ट्रांसजेनिक सेल, और इस सेल से अपने प्लांट तैयार किया तो बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। एक काम ये होता है कि इस जीन को पहले किसी वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ो। वेक्टर क्या होते हैं, पढ़े हैं अपन ने, प्लाज्मिड वेक्टर पढ़ा है ना, PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए होते हैं वेक्टर भी। वेक्टर क्यों बोला है, क्योंकि ये किसी डिजायर्ड जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करने का काम करते हैं, तभी ये वेक्टर हो गए हैं। तो इस डिजायर्ड जीन को पहले इस वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ो। कैसे ऐड कर सकते हैं, ये पूरा अपन ने पढ़ रखा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटो इसको, फिर कटे हुए टुकड़े को बाहर निकाल दो, ये इसके अंदर इंसर्ट कर दो। अब ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर इसके अंदर लेकर जाएगा इस जीन को और इस जीन को ट्रांसफर कर देगा इस न्यूक्लियस के अंदर। तो एक तो अपन ऐसे चल करके ऐसे आए इसके अंदर, और एक सीधा ही चले जाएगा। तो डायरेक्ट कौन सा हो गया, ये सीधा जा रहा है, वो इनडायरेक्ट पहले एक के अंदर जोड़ा और फिर ये लेके जा रहा है। बात समझे, एक तो कोई सामान है सीधा ही अपन खुद अपन घर पे ले जाकर के देते हैं, और एक अपन किसी थर्ड पर्सन को देते हैं, वो थर्ड पर्सन जाकर के फिर घर पे जाके दे रहा है, तो वो इनडायरेक्ट काम हो गया है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड हो गए। अब आपको समझ में आ रहे होंगे वेक्टर लेस और वेक्टर मीडिएटेड। डायरेक्ट मेथड को वेक्टर लेस इसलिए बोला है कि इसमें बिना वेक्टर की हेल्प से ही सीधा ही जीन ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए इसको वेक्टर लेस भी बोलते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड जो होते हैं उसके अंदर पहले डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ में जोड़ा जाता है, फिर ये वेक्टर लेकर के जाता है इसके अंदर, इसलिए इसको वेक्टर मीडिएटेड, मीडिएटर हो गया है वेक्टर, इसलिए इसको वेक्टर मीडिएटेड मेथड भी कहा जाता है। तो मेनली ये दो मेथड है जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड या वेक्टरलेस मेथड। पहले अपन कौन से पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑब्लिक वेक्टरलेस मेथड। डायरेक्ट ऑब्लिक वेक्टरलेस मेथड जो है उसके अंदर सबसे पहला मेथड जो है उसका नाम है अपना इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या नाम है, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड जो है उसमें किस टाइप से डायरेक्टली जीन ट्रांसफर किया जाता है, देखो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक करंट, पोरेशन यानी पोर फॉर्मेशन, पोर यानी छिद्र या छेद बनाना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर बना देना और उन पोर के थ्रू जीन को ट्रांसफर करना। अब ये कैसे पॉसिबल है, इस डायग्राम से समझो इसको। ये अपने पास कोई प्लांट सेल है जिसके अंदर अपन को जीन ट्रांसफर करना है। नॉर्मली प्लांट सेल की स्ट्रक्चर आप सब जानते हो, प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल होती है, उसके बाद में उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बीच में न्यूक्लियस है इसका, और न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए पाया जाता है। ऐसे एक नॉर्मल प्लांट सेल लिया अपन ने,
अब इस प्लांट सेल को क्या किया, इसमें जीन ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले इसकी चारों तरफ प्रेजेंट सेल वॉल जो है ना, उस लेयर को हटाना जरूरी है। जब तक चारों तरफ सेल वॉल रहेगी ना, तब तक कोई भी डीएनए जो होता है उसके अंदर नहीं आ पाएगा। खासकर इस मेथड से, तो इस मेथड से इस सेल वॉल को तोड़ करके कोई भी जीन या डीएनए जो है वो अंदर नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम तो ये रहता है कि इस प्लांट सेल की चारों तरफ जो सेल वॉल है ना, उस सेल वॉल को हटाओ, सेल वॉल को हटा दो। अब सेल वॉल को हटाने के बाद में बची हुई प्लांट सेल जो है ना, उसको अपन काम में लेंगे जीन ट्रांसफर करने में। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट। एक वर्ड आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो सीधी सीधी बात यह है कि जब कोई प्लांट सेल जो होती है उसकी सेल वॉल को अगर अपन हटा देते हैं तो बाकी बची हुई कंप्लीट प्लांट सेल जो है उसका नाम अब प्रोटोप्लास्ट हो गया है। यानी नेक्ड प्लांट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। यानी सेल वॉल नहीं है, बाकी सब चीजें हैं। तो अपन ने क्या किया है, इसके प्रोटोप्लास्ट को बाहर निकाल दिया। प्रोटोप्लास्ट को मतलब इसकी जो सेल वॉल है ना, इस लेयर को हटा दिया और अपन ने क्या किया, बाकी वो की हुई चीजें, सेल मेम्ब्रेन है, बाकी अंदर वाली सब चीजें हैं, तो अपन ने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर दिया, इसका प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया। अब ये सेल तैयार है किसी भी जीन को अपने अंदर इंसर्ट करने के लिए। मगर कैसे होगा? अब देखो अपने पास वो जीन या डीएनए भी तो चाहिए ना जो अंदर इंसर्ट करेंगे, डिजायर्ड जीन। अब उसको अपन ने क्या किया, कोई अदर सेल थी उसके अंदर पाया जाता था ये जीन, इस जीन को या इस डीएनए को अपन ने इस सेल से बाहर निकाल दिया। ये कंप्लीट डीएनए था, इस डीएनए में से एक छोटा सा टुकड़ा यानी एक जीन, ये जीन हो गया अपना कौन सा, फॉरेन ऑब्लिक डिजायर्ड डीएनए बोल दो या जीन बोल दो, फॉरेन या डिजायर्ड जीन या डीएनए है, ये अपना ये हो गया। यानी वो जीन है बेटर कैरेक्टर्स वाला, जिसको अपन को इस प्लांट सेल के न्यूक्लियस तक ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें अपन ने ले ली है। अब इन दोनों को, डिजायर्ड या फॉरेन डीएनए प्लस प्लांट सेल का प्रोटोप्लास्ट, इन दोनों को एक साथ क्या किया अपन ने, सस्पेंशन कल्चर के अंदर रख दिया। सस्पेंशन कल्चर कौन सा होता है, देखो एक कोई भी लैब के अंदर जैसे पेट्री डिश ले ली, कोई भी एक वेसल्स लिया, उस वेसल्स के अंदर क्या किया, पेट्री डिश टाइप की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कल्चर मीडियम डाल दिया अपने। कल्चर मीडियम कैसा होता है, लिक्विड टाइप का कल्चर मीडियम, यानी यहाँ पर एक पानी जैसा एक लिक्विड टाइप का कल्चर मीडियम होता है। इस लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर अपन ने क्या किया, प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट डाल दी और साथ में अपन ने अपना जो डिजायर्ड डीएनए जो है ना, फॉरेन डीएनए, ये डाल दिया। दोनों को पानी जैसे यानी फ्लोटिंग कंडीशन में, यानी तैरती हुई कंडीशन के अंदर होना चाहिए। ये सस्पेंशन कल्चर का मतलब यही होता है कि सस्पेंशन कल्चर के अंदर सेल्स जो होती है ना, वो लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर फ्लोटिंग मैनर में रहती है, यानी तैरती हुई रहती है। कल्चर मीडियम कई टाइप्स के होते हैं। सॉलिड कल्चर मीडियम होता है, उसमें तो ये पूरा कल्चर मीडियम जम जाता है, इसके ऊपर किसी भी प्लांट सेल की ग्रोथ करवाई जाती है। मगर जब कल्चर मीडियम लिक्विड होता है तो ऐसे कल्चर को अपन सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। तो सस्पेंडेड कंडीशन के अंदर अपने प्लांट सेल ले ली और अपना फॉरेन डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए उसको इसके अंदर डाल दिया। अब क्या किया जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, कैथोड और एनोड, दो इसके अंदर बार बार के अंदर डुबोए जाते हैं। एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। तो इन दोनों को एक साथ इस टाइप से लेकर के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, यानी बाहर से दोनों इलेक्ट्रोड बार बार के अंदर हाई वोल्टेज के साथ में बार बार में डिप किए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, बार बार में डिप किए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना इसमें, क्योंकि ये तो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ घूमेगा, जिससे क्या हो जाएगा, इस प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। डीपोलराइज्ड होने का मतलब क्या हो जाएगा, प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल तो हटाई दी थी, सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। डीपोलराइज्ड होने का मतलब ये होता है कि टेम्परेरी पोर फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसके अंदर कुछ समय के लिए छोटे छोटे पोर बन जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे, और इन पोर से ये जो डिजायर्ड डीएनए है ना, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो अगले डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद में क्या हुआ, ये डीएनए जो बाहर था ना, फॉरेन डीएनए, ये इस सेल के अंदर आ गया है। अंदर आने के बाद में अपने आप ही ये इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। तो अपना काम क्या था, इस फॉरेन डीएनए को इस सेल के न्यूक्लियस तक ट्रांसफर करना, न्यूक्लियस के अंदर आ गया है। फिर इस प्लांट सेल को वापस अपन दूसरे कल्चर मीडियम के ऊपर ले जाकर के कल्चर करेंगे। तो ये प्लांट सेल जो है, इसके चारों तरफ जो अपन ने सेल वॉल हटाई थी ना शुरुआत में, वो वापस सेल वॉल तैयार हो जाएगी, यानी जैसी थी वैसी की वैसी वापस बन गई है। सिर्फ अंतर क्या है, इसके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं है, इसमें फॉरेन डीएनए आ चुका है। अब प्लांट कैसे तैयार करते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स
के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए एक सिंगल सेल में जीन ट्रांसफर किया जाता है। अब ये सेल ही है अपने काम की, इस सेल से अपन लैब के अंदर कल्चर करते हैं, इस सेल का कल्चर करते हैं, और सेल का जब कल्चर करेंगे तो इस सेल से लैब के अंदर एक छोटा सा प्लांट तैयार होगा जिसे अपन प्लांटलेट कहते हैं, और इस प्लांट को अपन बाहर फील्ड में ले जा करके लगा देंगे। तो जो जब इसकी ग्रोथ होगी, बड़ा प्लांट हो जाएगा, तो उसके अंदर इस जीन से रिलेटेड सभी कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड से इस टाइप से तैयार किए जाते हैं। एक सिंगल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर जीन ट्रांसफर किया जाता है। तो कोई वेक्टर का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड हो गया है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी क्या क्या फायदे हैं इस मेथड के और क्या क्या नुकसान है। तो मेरिट्स में अपन बात करें, बहुत ही चीप मेथड है ये, बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही कम टाइम के अंदर होने वाली और बहुत ही चीप मेथड है ये, इजीली इसके अंदर काम हो जाता है। ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, डीमेरिट्स, कमी क्या है इसके अंदर। डीमेरिट्स की बात करें तो देखो, इस मेथड के थ्रू जीन ट्रांसफर करने के लिए अपन को प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट को बाहर निकालना जरूरी है, यानी सेल वॉल को हटाना जरूरी है। बिना सेल वॉल को हटाए तो ये जीन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। तो अपन को इसके अंदर ऐसी प्लांट सेल को ही चूज करना पड़ेगा जिनके अंदर प्रोटोप्लास्ट रीजनरेशन एबिलिटी पाई जाती है। प्रोटोप्लास्ट रीजनरेशन एबिलिटी का मतलब कि ये प्रोटोप्लास्ट वापिस लास्ट में अपने आप खुद अपने चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन कर ले। सेल वॉल वापस बन जानी चाहिए, तभी तो नया प्लांट जनरेट होगा। तो प्रोटोप्लास्ट रीजनरेशन एबिलिटी वाले प्लांट को ही अपन को इस मेथड के थ्रू चूज करना पड़ेगा। ऐसे कोई प्लांट जिनमें प्रोटोप्लास्ट रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है, उनमें इस मेथड के थ्रू जीन ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक डीमेरिट्स हो गई है। तो समझ में आ गया आपको पहला मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। अगली वीडियो के अंदर अपन डायरेक्ट मेथड को आगे बढ़ाते हुए इसके नेक्स्ट मेथड कौन सा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।